तो हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? होप आप सब बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो मॉर्निंग में हम पढ़ रहे थे हिंदी, और हिंदी में हमने क्रिया की आधी क्लासेस कंप्लीट कर ली थी। जहाँ पे मैं आपको क्रिया में क्रिया पढ़ाया था, धातु पढ़ाया था, धातु के प्रकार में आपको पढ़ाया था, अकर्मक क्रिया भी आपको पढ़ाया था, सकर्मक क्रिया भी आपको पढ़ाया था। सकर्मक क्रिया में एक कर्मक क्रिया में आपको पढ़ाया था, सकर्मक क्रिया में द्विकर्मक क्रिया में आपको पढ़ाया था। द लास्ट में मैं आपको एक चीज पढ़ाया था, वो था अपवाद। संप्रदान कारक का क्या रूल होता है, वो सारी चीजें मैं आपको पढ़ाई थी। अगर इन सारी चीजों में आपको कुछ भी कंफ्यूजन है तो आप सुबह वाली क्लास देख लीजिएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आज हम उससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जैसे कि भी मैं मॉर्निंग में भी कहा था कि इवनिंग टाइम पे क्लास अपलोड होगी, वहां पे क्रिया के अन्य प्रकार हम पढ़ लेंगे। अभी हम जो आए हैं आपके साथ, वो क्रिया के अन्य प्रकार पढ़ने के लिए आए हैं। तो हम क्रिया के जो अलग टाइप्स हैं उन पर भी फोकस करेंगे और उनको भी अभी पढ़ लेते हैं। चलो, ठीक है, ज्यादा बात क्या करनी है। हेडिंग डाल लीजिएगा, क्रिया के अन्य प्रकार। क्रिया के अन्य प्रकार। जैसे जैसे मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ, आप भी नोट डाउन करें, चीजों को लिखें और चीजों को समझें, समझने का प्रयास करें। पहली क्रिया जो आपके पास होगी वो होगी प्रेरणार्थक क्रिया। पॉइंट ये है कि प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? इसकी डेफिनेशन है, जब वक्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे से करवाता है, किसी दूसरे से करवाता है। तो मुझे लगता है इतनी बात तो क्लियर हो गई होगी। डेफिनेशन लिखते लिखते सुनते सुनते इतनी बात तो पता चल गई होगी कि आपको खुद काम नहीं करना। जब आप खुद काम नहीं कर रहे और किसी और से काम करवा रहे हो तो वो कौन सी क्रिया हो गई? प्रेरणार्थक क्रिया होगी। प्रेरणार्थक क्रिया में काम करने वाला कर्ता या वक्ता खुद नहीं करता, किसी और से करवाता है। बात समझ में आई? जब आप खुद काम नहीं कर रहे हो, किसी और से करवा रहे हो, तो कौन सी क्रिया होगी? प्रेरणार्थक क्रिया होगी। फिर नॉर्मल पॉइंट आ जाएगा कि प्रेरणार्थक क्रिया दो प्रकार की होती है। नॉर्मल क्वेश्चन आ गया, प्रेरणार्थक क्रिया कितने प्रकार की होती है? तो प्रेरणार्थक क्रिया दो प्रकार की होती है। प्रेरणार्थक क्रिया कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। सर, अभी तक तो हमें जस्ट इतनी बात समझ में आई कि प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है। प्रेरणार्थक क्रिया वह क्रिया होती है जहाँ पे काम करने वाला स्वयं काम न करके किसी और से काम करवा रहा है। इतनी बात तो क्लियर है। फिर आपने बोल दिया कि प्रेरणार्थक क्रिया दो प्रकार की होती है। तो कौन से दो प्रकार की होती प्रेरणार्थक क्रिया, उनको समझते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया जो दो प्रकार की होती है, पहली प्रेरणार्थक क्रिया को बोला जाता प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया। इसको बोला जाता प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया। आप प्रॉपर लिख लीजिएगा, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया। और जो दूसरी प्रेरणार्थक क्रिया होती है उसे बोला जाता है द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। अभी तक हमें इतनी बात पता चली थी कि प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है। तो मैं इतनी बात तो समझ गया था कि प्रेरणार्थक क्रिया में काम खुद नहीं करना, किसी और से करवाना है। जब मैं किसी और से काम करवा रहा हूं तो प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया भी हो सकती है और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया भी हो सकती है। अब प्रथम और द्वितीय में क्या डिफरेंस है, इसको समझना हमें पड़ेगा। यहाँ पे यहाँ पे जो कर्ता होता है, इसकी डेफिनेशन मैं लिख नहीं रहा हूं, मैं इसकी डेफिनेशन आपको समझा देता हूं, अगर आप समझो तो। यहाँ पे जो कर्ता है या यहाँ पे जो वक्ता है, बोलने वाला, ठीक है, कर्ता नहीं बोलूंगा। यहाँ पे जो बोलने वाला वक्ता है, यहाँ पे जो बोलने वाला वक्ता है, ये स्वयं कार्य नहीं करके और किसी और से क्या करवाता है? कार्य करवाता है। ये बात समझ लो। यहाँ पे वक्ता स्वयं कार्य नहीं करेगा, वक्ता स्वयं कार्य नहीं करेगा और किसी और से क्या करवाएगा? कार्य करवा। ये कोई और है, सेकंड पार्टी से क्या करवाएगा? काम करवाएगा। वक्ता खुद काम नहीं करेगा, सेकंड पार्टी से काम करवाएगा। ठीक है। द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया में क्या होगा, इसकी डेफिनेशन आप लिख लीजिएगा। वक्ता किसी और से कह के, वक्ता किसी और से कहकर या बोलकर, थर्ड पार्टी से, तीसरे से कार्य करवाता है। बात समझ में आई? नहीं बात समझ में आई होगी तुम्हारी, क्यों बात समझ में आनी है? यहां पे
कर्ता खुद काम नहीं कर रहा, किसी और से करवा दे रहा है कि भाई तू कर। यहाँ पे कर्ता दूसरे किसी और से भी काम नहीं करवा रहा है, किसी और से कहकर किसी तीसरे से काम करवा रहा है। देखो, ये वक्ता था, अभी तक वक्ता इससे काम करवा दे कि भाई तू काम कर। अभी क्या होगा, वक्ता इसको बोलेगा कि किसी तीसरे से काम करा, और वक्ता बोलेगा और ये किसी और को बोलेगा, काम कोई थर्ड पार्टी करेगी, उसको बोला जाता है द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। डेफिनेशन को अपनी शब्दों में लिखेंगे, किताब के शब्दों में नहीं लिखेंगे। मॉर्निंग में भी बताया था, एग्जाम्पल भी अपने शब्दों में लिखेंगे और अपने अलग से लिखेंगे। जैसे यहां पे आप अगर वक्ता हो तो आप क्या बोलते हो, अर्जुन सर अर्थशास्त्र पढ़ाना। तो आपने पढ़ाना क्रिया मेरे को बोली है, खुद नहीं पढ़ रहे हो आप, वक्ता कोई और है, आप में से एक्स वाई जेड। अब वक्ता खुद नहीं पढ़ रहा है, वो मुझे बोल रहा है अर्जुन सर अर्थशास्त्र पढ़ाना। स्वयं काम ना करके किसी और से काम करवाना। जैसे मैं बोलूंगा रोहन पानी लाना, तो मैं खुद पानी नहीं ला रहा हूं, मैं किसी से काम करवा रहा हूं। मैं किससे काम करवा रहा हूं, रोहन से। खुद काम नहीं कर रहा हूं, वक्ता खुद काम नहीं कर रहा, किसी और से काम करवा रहा है, रोहन से पानी मंगवा रहा है, जबकि मैं खुद भी ला सकता हूं बट नहीं ला रहा। तो इसको बोला जाता है प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है, चलो। द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया किसे बोलेंगे, जब कर्ता दूसरे से भी काम नहीं करवाएगा, किसी तीसरे के थ्रू काम करवाएगा। ठीक है, तो देखो, अगर आप वक्ता हो तो आप बोलोगे अर्जुन सर किसी दूसरे सर से हिंदी पढ़ाओ या हिंदी पढ़वाना। ऐसे तुमने मुझे यह भी नहीं बोला कि अर्जुन सर आप हिंदी पढ़ाओ, आपने क्या बोला, अर्जुन सर किसी दूसरे सर से हिंदी पढ़वाना। ठीक है, इसको थोड़ा एग्जाम्पल ज्यादा अजीब सा हो गया, इससे समझो। जैसे मैंने यहां पे बोला रोहन सोहन से पानी मंगवाना, पानी मंगवाना। अभी क्लियर होगी बात। एक एक एग्जाम्पल खुद भी लिख लेना। यहां पे तो क्या बोला, रोहन पानी लाना, डायरेक्ट रोहन से मंगा दिया। और यहां पे क्या बोला, रोहन सोहन से पानी मंगवाना, पानी मंगवाना। रोहन को नहीं बोला कि तू ला, रोहन को बोला कि तू सोहन से मंगवा पानी। तो जब करता खुद काम नहीं करता और किसी और से करवाता है, तो वो कौन सी क्रिया होती है, प्रेरणार्थक क्रिया होती है। बट जब किसी और से काम करवाते हैं तो प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, और जब आप किसी और के थ्रू किसी और थर्ड पार्टी से काम करवाते हो तो उसको बोला द्वितीय प्रेरणार्थक। अभी क्लियर है बात। एक एक एग्जाम्पल खुद से भी लिखना। ठीक है, अब ऐसा तो नहीं बोल सकते कि नहीं लिखेंगे। ठीक है, अगर आपको प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया की ट्रिक लानी है, तो प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया में ऐसा आता है, क्रिया के अंत में लाना आना। ठीक है, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया के लास्ट में आना लाना आता है, और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया के अंत में आएगा वाना। ठीक है, जैसे हम बोल देते हैं कि सपना रीना से किताब पढ़वाना। ठीक है, ऐसे नहीं बोला कि सपना किताब पढ़ना, सपना रीना से किताब पढ़वाना। एक को ऑर्डर देके किसी थर्ड पार्टी से काम करवाया जा रहा है, उसे बोला जाता है द्वितीय प्रेरणार्थक। थोड़ा बहुत क्लियर हुई होगी आपकी, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। एग्जाम्पल लिखोगे, मॉक टेस्ट लगाओगे तो आपका गलत नहीं जाएगा, ये गारंटी। अगला है, इंपॉर्टेंट करके लिख लेना, संज्ञात्मक क्रिया। संज्ञात्मक क्रिया किसे कहा जाता है, इसको पढ़ने का प्रयास करेंगे। ये क्रियात्मक संज्ञा किसे कहा जाता है, इसको पढ़ने का प्रयास। ये कौन सी क्रिया होती है भाई। ठीक है, देखो, जब क्रिया क्रिया के स्थान पे ना आकर संज्ञा का कार्य करे उसे संज्ञात्मक क्रिया कहते हैं। जब जब क्रिया क्रिया के स्थान पर न आकर संज्ञा का कार्य करे, उसे संज्ञात्मक क्रिया कहते हैं। एक चीज मैं आपको बता दूं,
अगर इससे भी डेफिनेशन से भी आपकी समझ में नहीं आई तो हमेशा हिंदी में एक रूल होता है, जैसे कि मैं बोलूं अर्जुन पढ़ता है, समझो बात को, हाँ। या मैं बोलूं अर्जुन का दोस्त धार्मिक पुस्तकें बहुत ज्यादा पढ़ता है। तो ये अर्जुन का दोस्त है जो, ये कर्ता हो गया जिसके लिए वाक्य में बात हो रही है। पुस्तकें, ये धार्मिक पुस्तकें कर्म हो गया। और ज्यादा पढ़ता है, ये क्या हो गया, क्रिया हो गया, बहुत ज्यादा पढ़ता है। तो हमेशा एक रूल होता है कि किसी भी वाक्य में पहले क्या आएगा, कर्ता आएगा, फिर कर्म आएगा अगर कर्म प्रेजेंस होगा, नहीं तो फिर क्या आएगा, क्रिया आएगा। और क्रिया के अंत में लास्ट में आती है सहायक क्रिया। तो किसी भी वाक्य के अंत में क्या आता है, क्रिया आता है। सबसे पहले क्या आता है, कर्ता, फिर कर्म, फिर क्रिया। कर्ता कर्म क्रिया एक सही सीक्वेंस होता है, इसी सीक्वेंस में वाक्य लिखने चाहिए। तो कुल मिला के क्रिया वाक्य के कहां पे आती है, अगर नॉर्मल क्वेश्चन आ जाएगा, क्रिया का प्रयोग वाक्य के होता है प्रारंभ में, अंत में, मध्य में, या कहीं पर भी। बताओ, क्रिया का प्रयोग वाक्य के होता है प्रारंभ में, मध्य में, अंत में भी, कहीं पर भी। आप क्या बोलोगे, क्रिया का प्रयोग हमेशा कहां पे होगा, अंत में। क्रिया का प्रयोग हमेशा कहां पे होगा भाई, बताओ, अंत में। बट जब क्रिया अपने स्थान पे ना आके, जब क्रिया अंत में ना आकर के और संज्ञा का काम कर ले, तो उसको क्या बोलेंगे, संज्ञात्मक क्रिया या क्रियात्मक संज्ञा। कैसे, एक बड़ा एग्जांपल दूंगा मैं, कि मैं बोलूंगा पढ़ाई के बीच में व्हाट्सएप खोलना। व्हाट्सएप की स्पेलिंग क्या है भाई, पढ़ाई के बीच में व्हाट्सएप खोलना गलत बात है। तो यहां पे एक शब्द दिख रहा है आपको, खोलना। और नॉर्मल खोलना तो क्या हो गया, ये पढ़ाई के बीच में व्हाट्सएप चलाना, गलत बात है। नॉर्मल चलाना शब्द तो क्या है, नॉर्मली चलाना शब्द तो क्या है, क्रिया है। बट इस वाक्य में क्रिया की कोई बात ही नहीं हो रही है। इस वाक्य में इस खोलना को अंत में आना चाहिए था, बट ये पहले ही आ गया है, तो इसलिए ये संज्ञात्मक क्रिया या क्रियात्मक संज्ञा होगी। ये क्रिया का काम न करके किसी संज्ञा का काम कर रहा है। नई बात समझ में आई होगी ना? ऐसी तो होता अगर पहली बार पढ़ोगे तो। कोई बात नहीं मेरे दोस्त, इस वाले एग्जाम्पल को देखो, इस वाले एग्जाम्पल को समझो, और नहीं समझ में आएगा तो रट दो, रट दो। देश के लिए, देश के लिए मरना गर्व की बात है। तो यहाँ पे एक वर्ड आया है मरना। मरना नॉर्मली क्या है, इंडिविजुअली मरना क्या है, एक क्रिया है। बट इस पूरे वाक्य में अगर एक क्रिया थी तो इसको तो अंत में आना चाहिए था, और यहाँ पे क्रिया अंत में नहीं आई है, तो इसका मतलब वो कौन होगी, संज्ञात्मक क्रिया। संज्ञात्मक क्रिया पहचानने में आपको प्रॉब्लम होगी, तो इसका बेसिक सा हिंट है, इसका बेसिक सा ट्रिक क्या है, इसका बेसिक सा ट्रिक ये है कि क्रिया ऑलवेज कम इन एंड ऑफ द सेंटेंस। क्रिया कहां आती है, हमेशा अंत में आती है। और जब क्रिया अंत में ना आके क्रिया मध्य में आ जाएगी, क्रिया अंत में ना आए और मध्य में आ जाएगी, तो उसको क्या बोलेंगे, संज्ञात्मक क्रिया। क्योंकि अब क्रिया किसका काम कर रही है, संज्ञा का काम। नॉर्मली नेचुरली क्रिया को कहां पे आना होगा, एंड में। बट जब क्रिया आपको एंड में नहीं दिख रही है और क्रिया आपको पहले ही दिख जा रही है वाक्य में, बीच में या प्रारंभ में, तो इसका मतलब वो क्रिया का काम नहीं कर रहा, अब वो क्या होगी, संज्ञात्मक क्रिया होगी या क्रियात्मक संज्ञा होगी। बस यही इसकी ट्रिक है, यही इसकी हिंट, हिंट है कि नॉर्मली क्रिया को एंड में आना चाहिए, बट जब एंड में नहीं आती है तो आप समझ लो। एग्जाम्पल दूं मैं, आपके लेवल का एग्जाम्पल क्या होगा, हे भगवान। अच्छा, सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ऐसा स्टेटमेंट आ जाएगा आपके पास। अब बताओ कौन सी क्रिया है, तो फिर आप क्या बोलोगे, हैं, या ऐसा दे देगा।
तो मैं क्या बोल रहा हूं, इसको क्या बोलेंगे, संज्ञात्मक क्रिया या क्रियात्मक संज्ञा। आप बोलोगे क्यों बोलोगे, तो नॉर्मली पीना वर्ड क्या है, एक क्रिया है, और अगर ये एक्चुअल में क्रिया है तो इसको कहां आना चाहिए था, वाक्य के एंड में आना चाहिए था। और जब कोई क्रिया वाक्य के एंड में ना आके पहले ही आ जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, संज्ञात्मक क्रिया बोलते हैं। अभी क्लियर है, आपको पहचानने की ट्रिक तो बता दी कि नेचुरली उसके कहां आना चाहिए, वाक्य के एंड में, और जब वो वाक्य के एंड में ना आके पहले ही आ जाए तो इट्स कॉल्ड संज्ञात्मक क्रिया। मुझे लगता है कि हाँ भाई ठीक होगा। तीसरी क्रिया लिखेंगे, ठीक है। तीसरी क्रिया का नाम है पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन लिख लीजिएगा। जब कभी कर्ता एक क्रिया को पूर्ण करके दूसरी क्रिया दूसरी क्रिया प्रारंभ करता है, प्रारंभ करता है, तो पूर्ण हो चुकी क्रिया, पूर्ण हो चुकी क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। पूर्वकालिक क्रिया कहलाती, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा गांव में पूर्व प्रधान, तो आपके गांव का पुराना प्रधान था, इस प्रधान का कार्यकाल कंप्लीट हो गया, अभी एक नया प्रधान आ गया है, तो आप पुराने वाले प्रधान को क्या बोलते हो, पूर्वकालिक क्रिया। जैसे कि आपकी पहले कोई गर्लफ्रेंड थी, अब ब्रेकअप होके आपकी नई गर्लफ्रेंड बन गई, तो ये पुरानी वाली गर्लफ्रेंड को क्या बोलते हैं आप, पूर्व महिला मित्र या पूर्व गर्लफ्रेंड, जिसे हम बोल देते हैं एक्स। एक्स क्यों बोलते होंगे वैसे, एक्स तो ट्विटर का नाम पड़ गया। तो पूर्व का मतलब क्या होता है, पहला। पूर्व राष्ट्रपति कौन, जो पहला वाला राष्ट्रपति था। पूर्व प्रधानमंत्री कौन, जो पहला वाला प्रधानमंत्री था। तो जब एक ही वाक्य में आपको दो दो काम दिखे, जब एक ही वाक्य में आपको दो दो काम दिखे और एक काम कंप्लीट हो चुका और अब दूसरा काम शुरू होने वाला है, तो जो कंप्लीट हो क्या चुका है उसी को क्या बोलेंगे, पूर्वकालिक क्रिया। पूर्व मतलब पहले और काल मतलब समय, तो पहले के समय में हो चुकी वाली क्रिया, है ना। ये दो शब्दों से मिलकर बना है पूर्वकालिक। पूर्व का मतलब ही क्या होता है, पहला, जो पहले ही हो चुका है। अकाल मतलब समय, तो जो पहले समय में हो चुकी है क्रिया उसको बोलेंगे पूर्वकालिक क्रिया। सेंटेंस में दो दो क्रिया होंगी, क्रिया वन, क्रिया टू। तो जो क्रिया वन है ये कंप्लीट हो चुकी होगी, जब एक क्रिया कंप्लीट करूंगा तभी तो दूसरा स्टार्ट करूंगा, तो जो कंप्लीट हो चुकी है उसी को क्या बोला जाता है, उसी को बोला जाता है पूर्वकालिक। बात समझ में आई। जब एक वाक्य में दो दो क्रिया होगी तो एक क्रिया कंप्लीट हो चुकी होगी, और जो कंप्लीट हो चुकी वाली क्रिया है उसी को क्या बोला जाता है, पूर्वकालिक क्रिया। क्लियर। जैसे मैं बोलूंगा अर्जुन अर्जुन पढ़कर खेलने, तो इसमें एक पढ़ने की क्रिया हो रही, एक खेलने की क्रिया होगी, ठीक है। तो जो पहली वाली क्रिया है इसी को क्या बोला जाएगा, पूर्वकालिक क्रिया। जो पहली वाली क्रिया है उसी को क्या बोला जाएगा, पूर्वकालिक क्रिया। कोई ऐसा तो नहीं है जो बोलेगा कि अभी भी समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। देखो, पंकज पढ़कर सो जाता है, इसमें एक सोने की क्रिया होगी, एक पढ़ने की क्रिया होगी, तो पहली वाली क्रिया को ही क्या बोलेंगे, पूर्वकालिक क्रिया। जैसे मैं बोलूंगा रीना उठकर व्यायाम करती है, तो इसमें क्या हो रहा है, दो काम हो रहे, व्यायाम करने का, एक उठने का। तो जो पहले वाली कंप्लीट हो चुकी है इसको क्या बोलेंगे, पूर्वकालिक।
तो पूर्वकालिक क्रिया में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि जब किसी वाक्य में तुम दो दो काम कर रहे होंगे और एक काम कंप्लीट हो चुका होगा और दूसरा काम की तैयारी हो, तो जो कंप्लीट हो चुका है उसी को क्या बोलोगे आप? पूर्वकालिक क्रिया बोलोगे। मुझे लगता नहीं है कि कोई आपको इसमें भी प्रॉब्लम होगी, बड़ा इजीली था और कंप्लीट समझ में भी आया होगा। अगली हेडिंग लिखेंगे नाम धातु क्रिया। अगली हेडिंग डालेंगे नाम धातु क्रिया। यह धातु संज्ञा और सर्वनाम विशेष और विशेषण के प्रत्यय लगाकर बनती है। ठीक है, तो नाम धातु क्रिया होती है, ये संज्ञा सर्वनाम विशेषण के अंत में प्रत्यय लगाकर बनती है। असलियत में ये कोई क्रिया नहीं थी। असलियत में ये क्या रहा होगा? संज्ञा रहा होगा, या सर्वनाम रहा होगा, या विशेषण रहा होगा। और इन्हीं के एंड में अगर हमने प्रत्यय जोड़ दिया तो एक नई क्रिया बन जाती है, जैसा बोला जाता है नाम धातु क्रिया। यह उत्तराखंड के ग्रुप सी के पेपर में आ भी रखा, पेपर में जैसे एक शब्द है हाथ, तो हाथ से जो नाम धातु क्रिया बनेगी वो बनेगी हथियाना। क्या बनेगी? हथियाना। अब ग्रुप सी के पेपर में सिंपल इतना क्वेश्चन आ रखा है कि हथियाना में कौन सी क्रिया है, तो हथियाना में होगी नाम धातु क्रिया। ये भी पॉइंट ध्यान रखना, ये पेपरों में पूछा जाता है। जैसे एक बोल सकते हैं बात, तो बात से एक क्रिया बनती है, वो बनती है बतियाना। एक शब्द है गरम, और गरम से क्रिया बनेगी गरमाना। एक शब्द है फिल्म, और फिल्म से क्रिया बनेगी फिल्माना। एक शब्द है गाली, और गाली से क्रिया बनेगी गरियाना। तो इस प्रकार की कोई क्रिया आपको देखने के लिए मिलेगी तो आप उसको इजीली बोल सकते हैं कि साहब ये नाम धातु क्रिया है। अच्छा, आपका होमवर्क का क्वेश्चन है गरम किस भाषा का शब्द है? ये उत्तराखंड के ग्रुप सी का प्रीवियस क्वेश्चन है। तो गरम किस भाषा का शब्द है, ये कमेंट करके आप बताना, देखते हैं किस किस को पता है। तो हमने बोला कि नाम धातु क्रिया क्या होती है, आपको पता चल गया होगा। ऐसा कोई एग्जाम्पल आपको देखने के लिए मिले, ये हथियाना पेपर में आ रखा है कि हथियाना में कौन सी क्रिया है, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि हथियाना में कौन सी क्रिया है। ठीक है, चलो अगला। एक होती है अनुकरणात्मक क्रिया। अनुकरणात्मक क्रिया, आप बोलोगे अनुकरणात्मक क्रिया कौन सी होती है? अनुकरणात्मक क्रिया किसे बोलेंगे? अनुकरण करना, किसी चीज का अनुकरण करना। जैसे जैसे मैं काम कर रहा हूं और आप मेरे को फॉलो कर रहे हो, तो आप मेरा अनुकरण कर रहे हो, है ना? तो सिंपल सी डेफिनेशन है, ध्वनियों से बनने वाली क्रिया। तो अनुकरणात्मक क्रिया में आपको कुछ भी याद नहीं रखना, साउंड याद रखना है। अनुकरणात्मक क्रिया किससे बनती है? साउंड से बनती है। ठीक है, अनुकरणात्मक क्रिया किससे बनती है? साउंड से बनती है। इसमें एक साउंड आती है, इस क्रिया में एक साउंड आएगी। जैसे कि आप दरवाजे के बाहर थे, रात को आप पार्टी करके आए दोस्तों के साथ, और घर वाले तो सो गए, फिर आप दरवाजे को नॉक नॉक करोगे, तो हिंदी में उसे क्या बोला जाता है? खटखटाना। तो खटखटाना में एक साउंड आएगी ना, और नॉर्मल पेपर में आएगा खटखटाना इज कौन सी क्रिया, तो आप बोलोगे अनुकरणात्मक क्रिया। अब जैसे कि आप मेहनत कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो, आपका सिलेक्शन हो जाता है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आप अच्छी नौकरी पाते हो, फिर घर वाले आपकी पीठ को थपथपाते हैं, है ना, कि वाह शाबाश मेरे बेटे। तो थपथपाना कौन सी क्रिया? बताओ, थपथपाना कौन सी क्रिया होगी? अनुकरणात्मक क्रिया होगी। ये भी पॉइंट ध्यान रखना। जैसे आजकल दिवाली का सीजन चल रहा है और मिठाई मुठाई खूब बन रही होगी, तो मिठाइयों के ऊपर मधुमक्खियां, सॉरी, मक्खियां भिन भिनाती है, तो भिन भिनाना कौन सी क्रिया? बताओ। तो भिन भिनाना इज अनुकरणात्मक क्रिया। ये जो सारी क्रिया होंगी इनमें एक साउंड ही आती है। जैसे घोड़ा होता है, घोड़े के लिए एक शब्द यूज होता है हिन हिनाना, तो हिन हिनाना कौन सी क्रिया? तो हिन हिनाना भी अनुकरणात्मक क्रिया। ठीक है, जब घोड़ा हिन हिनाता है तो वहां पे भी साउंड आएगी, थपथपाने में भी साउंड आएगी, खटखटाने में भी साउंड आएगी, भिन भिनाने में भी साउंड आएगी। आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, मुझे लगता नहीं है कि कोई प्रॉब्लम। ठीक है, तो अभी आप लोगों को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और भी क्रिया होती है, जैसे हम बात करेंगे संयुक्त क्रिया।
अगर आप लिखना चाहते हैं, पर संयुक्त क्रिया का मतलब ही क्या होता है? संयुक्त का मतलब ही क्या होता है भाई? कंबाइन, संयुक्त। ऐसा क्वेश्चन आता है कि अर्जुन खेलता कूदता है, आपके पास एग्जाम्पल आएगा अर्जुन खेलता कूदता है, तो इसमें कौन सी क्रिया हो गई भाई? संयुक्त क्रिया नहीं होगी, खेलना और कूदना। आप अपना नाम लिख दो, क्या नाम है तुम्हारा बताओ? नितिन उठता बैठता है ना? आप अपना नाम लिख दो, आपका नाम क्या है बताओ? सोहन, सोहन पढ़ता लिखता है। ठीक है, आप अपना नाम लिख दो कि रोहन खाता पीता है, तो ये कौन सी क्रिया हो जाएगी भाई? ये हो जाएगी संयुक्त क्रिया। ओके। एक और क्रिया होती है, क्या समझाना था इसमें, कुछ समझाना था? एक और क्रिया होती है, अगर आपने लिख लिया होगा तो आप अपने नोट्स में ऐड कर लीजिएगा, सहायक क्रिया। सहायक क्रिया बोलेंगे किसे? जो सहायता करता है। ठीक है, तो मूल क्रिया की सहायता करने वाली क्रिया, सहायता करने वाली क्रिया, जिससे वाक्य का अर्थ स्पष्ट हो सके, है ना? हर एक क्रिया में सहायक क्रिया होती है, हर एक क्रिया में सहायक क्रिया होगी। जैसे रीना उठकर व्यायाम करती है, तो व्यायाम करना इज ए मूल क्रिया, और लास्ट में आया है तो ये क्या है? एक सहायक क्रिया। बस मैं बोलूंगा अर्जुन पढ़ता है, पढ़ना इज ए मूल क्रिया, और है इज ए सहायक क्रिया। ठीक है, अर्जुन खाना खा रहा, खाना खाना, ये खाना क्या है? मूल क्रिया, और रहा है क्या हो जाएगा? सहायक क्रिया। तो मूल क्रिया के बाद में जो उसका अर्थ को स्पष्ट करने के लिए हम शब्दों को यूज कर रहे हैं, उन्हीं को सहायक क्रिया कहा जाता है। ठीक है, तो आप इन चीजों को याद रख लीजिएगा। ये क्रिया के कुछ और भी पार्ट्स थे, ग्रुप सी में इससे बाहर नहीं आएगा, गारंटी। जितना क्रिया मैंने आपको कराई है, इतना अगर आपने कंठस्थ तरीके से याद कर ली तो पेपर में इससे बाहर नहीं आएगा, ये गारंटी। बहुत रेयर चांस है कि इससे कुछ बाहर आएगा। फिर भी आप नाम धातु क्रिया को याद कर लीजिएगा, पूर्वकालिक क्रिया को आप याद कर लीजिएगा। इनसे ज्यादा कुछ क्रियाएं देखने के लिए नहीं बनेगी पेपर में, फिर भी जो होती है वो मैंने आपको बता दी। दोस्तों, मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास में, और तब तक आप रिवाइज कर लीजिएगा। थैंक यू।